आप सभी सब लोग, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो हमारा यूनिट 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको और भी बड़े नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे हम पीपीसी प्रोनाउंस करते हैं। इसका एक और नाम है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब सबसे पहले पीपीसी फुल फॉर्म भी पता चल रही है आप लोगों को, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमें कर्व बनाना है, राइट? तो कर्व बनाने से पहले हमें शेड्यूल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? शेड्यूल। मैं डेफिनेशन अभी सीधा नहीं दूंगा, तो स्कूल में पढ़ते हैं सीधा, सबसे पहले टीचर डेफिनेशन दे देता है, पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट दैट दैट। अरे कैसे? सबसे पहले हमें तो कर्व बनाना है। कर्व बनेगा तो वहां से डेफिनेशन निकलेगी। और कर्व कोई भी बनाया जाता है ग्राफ पे, वो बेस करता है किसके ऊपर? शेड्यूल के ऊपर। किसके ऊपर? शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन। कोई टेबल होगा जिसकी हेल्प से क्या बनेगी बेटा? कर्व बनेगी। और इकोनॉमिक्स में, अभी जस्ट अब बिगन ही किया अभी आपने, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे जितने भी शेड्यूल बनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ अजम्पशंस होती है। क्या होती है बेटे? अजम्पशंस होती assumption. है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं सुनाऊंगा व्हाट इज पीपीसी, ये तो फिर सारे ही लोग ऐसे ही करते हैं। कर्व बनाने से पहले शेड्यूल चाहिए, और शेड्यूल किस पे डिपेंड करता है? याद रखिए, अजम्पशंस पे। तो हमारा ड्रॉन करना, क्या ड्रॉन करना? अजम्पशंस। चलिए अजम्पशंस पे आते हैं और लिखते हैं कि पीपीसी को बनाने से पहले, अरे पीपीसी मतलब कर्व बनाने से पहले क्या बनाया गया होगा? शेड्यूल। और शेड्यूल बनाने से पहले क्या अजम्पशन दी होगी इकोनॉमिस्ट? मतलब शेड्यूल बनाने से पहले कुछ क्या किया होगा? अज्यूम किया होगा। जब हम अजम्पशन समझ जाते हैं तो पीपीसी की डेफिनेशन अपने आप आपको आ जाएगी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग से है, इतना एक्सपीरियंस है इस बात में कि आपको सीधा डेफिनेशन क्यों दूं, वो तो आपको समझ नहीं आएगी, वो तो आप पे थोपूंगा मैं थोपना नहीं चाहता आपके साथ। तो आइए आज की डेट में पूरा पीपीसी समझ जाएंगे, पर उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो जो मैं अजम्पशंस लिखवाते जाऊं, आप लोग अपने नोट्स में उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहली, जब शेड्यूल बनना है तो सबसे पहली अजम्पशन ये है पीपीसी की कि पीपीसी की स्टडी सिर्फ 2 गुड्स में करवाई जाएगी। कितने गुड्स में? इकोनॉमी में तो बहुत गुड प्रोड्यूस होते हैं, बट पीपीसी शेड्यूल जो है वो सिर्फ 2 गुड्स का बनाया जाएगा। तो मैं शेड्यूल भी साथ साथ बनाऊंगा आपके साथ। यहाँ 2 गुड्स रखूंगा, एक रखूंगा गुड एक्स और दूसरी तरफ रखूंगा बेटा क्या? बेटा गुड वाई। तो पहली अजम्पशन ये है पीपीसी कर्व की, इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? दैट इज 2 गुड्स। पहली assumption है। तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। कल को मैं पीपीसी पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद बोलोगे सर हम 2 गुड्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीपीसी बनाने वालों ने assumption रखी है कि पीपीसी कितने गुड्स की स्टडी है? 2 गुड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स। तो बात ही खत्म हो जाती है। इकोनॉमी produces only 2 गुड्स। ठीक है, इसका मतलब जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें 2 गुड्स रखेंगे, गुड एक्स और गुड वाई। फुल फॉर्म अगर आप पीपीसी का खोलें तो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। क्या बेटा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो एक और कॉलम ऐड करूंगा दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ना सेकेंड अजम्पशन ये कि भाई जो रिसोर्सेज होंगे इकोनॉमी में वो गिवन होंगे। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे?
गिवन होंगे और वो फिक्स्ड रहेंगे, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकेंड assumption समझ आ रही है? तो लिखिए आप सेकेंड assumption कि the resources are given and remain fixed. The resources are given and remain fixed. तीसरा, साथ ही साथ द टेक्नोलॉजी भी क्या है, आर गिवन एंड रिमेन फिक्स्ड। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करेंगे वो हेल्प से करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो थर्ड assumption कह रही है कि जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी गिवन होगी और वो भी आपको क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, उसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो भी हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ए बनाए, कॉम्बिनेशन बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए, क्योंकि पीपीसी को फुल फॉर्म याद हो गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में आप बेटा क्या बनाओगे, कॉम्बिनेशंस बनाओगे, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। तो जितने भी हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, चूज तो एक ही करना है, बट सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होने चाहिए विच गिव्स द प्रोड्यूसर द मैक्सिमम क्या बेटा, सेटिस्फेक्शन। ये भी है कि आपने वो कॉम्बिनेशंस यहां बनाने हैं, पॉसिबिलिटीज ऐसी शेड्यूल में रखनी है जो प्रोड्यूसर को क्या देती हो, मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ क्या देती हो, रिसोर्स। चौथा, शेड्यूल बनाते समय या कॉम्बिनेशंस बनाते समय जो चौथा असम्पशन आ रहा है कि the resources are fully and efficiently utilized. The resources are fully, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास गिवन है, उनसे हमने ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं जो क्या देते हो, फुली और एफिशिएंटली सेटिस्फैक्शन देते हो या यूटिलाइज, मतलब हमने अपने गिवन रिसोर्सेज को क्या करना है, फुलर क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ये भी हमारी assumption। ठीक है, एक बार फिर से आज के दिन ही आपको थोड़ा परेशान करूंगा, आपको बार बार पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में बिठाना चाहूंगा कि भाई जब हमने पीपीसी की फुल फॉर्म पढ़ी, बेटा ध्यान दे रहे हो, पीपीसी की फुल फॉर्म कहती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां हमें कर्व बनानी, कर्व बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली शेड्यूल। और शेड्यूल पहले बनाने से पहले इकोनॉमिस्ट ने इस शेड्यूल को बनाने से पहले कुछ assumptions दी। तो ये मैं पहली बार नहीं पढ़ाऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम पूरी पढ़ लोगे, हर चैप्टर में आपको शेड्यूल आएंगे और शेड्यूल के पीछे इकोनॉमिक्स की क्या होंगी बेटा, assumptions। तभी मैं इस इकोनॉमिक्स को हम बार बार कई बार क्या भी बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। आपको जैसी चीजें हमें इकोनॉमिस्ट ने दी, मैं उन्हीं को क्या कर रहा हूं, वैसे ही क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। भाई जिन्होंने पीपीसी बनाया उन्होंने जो assumptions दिए मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां मैं अपना कुछ ऐड ऑन कुछ नहीं कर रहा। तो इस समय मैं आपको पॉजिटिव साइंस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट ने पीपीसी को बनाते समय जो assumption लिखी मैं वही लिख रहा हूं आपकी उन्हीं किताबों से लेके। तो क्या क्या assumptions थी, इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस होने हैं, दो गुड, कोई भी आप ले लो, राइस व्हीट ले लेना, कुछ भी ले लो, मैंने तो गुड एक्स और गुड वाई ले लिया। सेकेंड, जब हम ये कॉम्बिनेशन गुड एक्स और गुड वाई प्रोड्यूस करेंगे उस समय रिसोर्सेज क्या होंगे, गिवन होंगे और उन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सेम, क्योंकि प्रोडक्शन रिसोर्सेज और किसकी हेल्प से होती है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी आपको क्या होगी, गिवन है और वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फोर्थ, हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं यहां पर ए और बी और सी, हर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रोड्यूसर, जिससे प्रोड्यूसर क्या करता हो, अपने रिसोर्सेज को क्या करता हो, एफिशिएंटली क्या करता हो, यूटिलाइज करता हो।
क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। या 4 assumptions पढ़ते समय कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या क्वेरी आ रही है, साथ ही याद हो जाना चाहिए। आज मेरा टारगेट हो आज ही याद हो जाए। हाँ जी बेटा, आप Excuse लोगों me, से sir. पूछो बोलो। हाँ बोलो। Sir, who will take these assumptions? Like, who all are taking these assumptions? मतलब देखो, ये कंसेप्ट है, दिया हुआ है, और इकोनॉमिस्ट ने ये जो बताया है उसी के हिसाब से मैं आपको assumptions लिखवा रहा हूँ। मतलब इकोनॉमिस्ट, अच्छा किस इकोनॉमिस्ट ने इसको लिया है, Yes. ये कहना चाह ना? ऐसा कोई एज सच हमारी बुक में या कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इकोनॉमिस्ट के नाम से ही बोलते हैं कि पीपीसी के बारे में। जैसे हम आगे पढ़ाएंगे, यू आर वेरी 100% राइट। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं वहां हमें पता है, वो लॉ ऑफ डिमांड दिया है एल्फ्रेड मार्शल। बट इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कौन किसने ये assumption दिए, मतलब किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने दिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं And sir, who takes these assumptions on a regular basis? है। प्रोड्यूसर लेगा ना। जब हम पीपीसी बना रहे हैं तो Okay. प्रोड्यूसर अजम करेगा कि हम ऐसा करेंगे, या इकोनॉमी की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो। बट सर, अगर तो जैसे हमने दो ही गुड्स को लिया है, गुड एक्स और गुड वाई, तो अगर उसके हम्म, पास गुड ज्यादा हैं तो वो उसको हम्म, कैसे लेगा? नहीं नहीं ना लेगा, इसलिए अजम्पशन ये है ना, पीपीसी सिर्फ 2 ही गुड्स की स्टडी करवाता है, यही तो है। ओके तभी तो सर. आपकी क्वेरी क्लियर कर दी मैंने कि अब अगर अगर आप बोलते हैं सर 3 गुड्स की क्यों नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर तो 3 गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो व्हाई नॉट। तो मैं कह रहा हूं कि जो पीपीसी बनाने वालों ने अजम्पशन ही कितने गुड्स के लिए 2, इसलिए पीपीसी बना समझाया ही जाएगा कितने गुड्स में बेटा, तो इसलिए तो कह रहा हूँ आपकी जितनी सारी क्वेरीज थी वो अजम्पशन से दूर होती बेटा। इसलिए हम डेफिनेशन देने से पहले, राइट शेड्यूल बनाने से पहले आपको मैं इसलिए तो समझा रहा हूँ क्या, अजम्पशन, ताकि आप जो कैरी करेंगे अगर प्रोड्यूसर 3 तो नहीं स्टडी हो। प्रोड्यूसर सिर्फ स्टडी ही कितने गुड्स की करवाएगा, पीपीसी स्टडी ही सिर्फ कितने गुड्स की कराएगा। ठीक है बेटे? Excuse me, sir. Yes. जी। सर बट एक चीज समझ नहीं आ रही कि सर ये assumptions एंड ऑल जो भी था सर, ये मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मेन मोटिव क्या है सर? मतलब ये क्यों यूज किया जाता है? कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये मोटिव है, मोटिव पूछ रहे हैं कि पीपीसी का क्या मोटिव है। पीपीसी का मोटिव ये है कि प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से कैसे प्रोड्यूस कर सकते, और अगर वहां सिर्फ 2 गुड्स हैं तो हम ये बता रहे हैं कि पीपीसी हमें प्रोड्यूसर को ये बताता है, इकोनॉमी को ये बताता है कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो प्रोड्यूसर के पास गिवन है और जो टेक्नोलॉजी वो भी क्या है बेटा, गिवन, मतलब प्रोड्यूसर अपने गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से कितनी पॉसिबिलिटीज ड्रॉन कर सकते, ओके सर. ये है बेटे। ओके सर. और किसी का? बहुत अच्छा, एक्सक्यूज मी सर. अब आ गया। हाँ आपका भी है, बोलिए। सर अगर हम असम्पशन कर रहे हैं तो सर हम कैसे कह सकते हैं कि जो कर्व बनेगा वो करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट तो होगा ही नहीं, इसलिए एक एक मार्जिन लाइन बन जाएगी कर्व, और उसके बाद हम कहेंगे कि अगर हमारी प्रोडक्शन, हम यहाँ यही अजम्पशन कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ फोर्थ अजम्पशन ये है कि हमने वो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अपने गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो प्रोड्यूसर को क्या देते हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन देते हो। ये अजम्पशन में लिख दिया कि यहाँ वही कॉम्बिनेशंस आएंगे। हम पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कॉम्बिनेशन हमें वो देने हैं जो प्रोड्यूसर को क्या देते हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन देते हो। ये पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर. यस. अब आइए फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है, वो अब उस पर काम चलता है। वो ये है कि देखो, जो जो रिसोर्सेज हैं गुड एक्स में और गुड वाई, देखो हम यहाँ एक, पहले मैं आपको कहूंगा कि आप लिखो उसको, क्योंकि उसको लाइन से बड़ी जबरदस्त डिस्कशन होने वाली है। लिखिए आप, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ, इसको लिखना पड़ेगा। रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient in the production of all goods.
फुल स्टॉप। thus if the resources are diverted या ट्रांसफर्ड, डाइवर्टेड कर लो या ट्रांसफर्ड कर लो, ट्रांसफर्ड वर्ड लिख लो या फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ one good to another, one good to another, comma, the cost increases. बहुत इंपॉर्टेंट assumption। तभी तो है पीपीसी हम लोग समझा देते हैं और समझ ही नहीं आता, क्योंकि assumptionों पे डिस्कशन करना नहीं किसी ने। ये देखना, द कॉस्ट विल इंक्रीज, क्या है? बड़ी जबरदस्त assumption है, इसी से पूरा शेड्यूल बनने वाला है। क्या बेटा? कि जो रिसोर्सेज हैं आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जैसे दो गुड्स लिए, गुड एक्स और दूसरा क्या लिया है, गुड वाई। और उसके मैं नाम भी डाल देता हूँ। ये था जी आपका वीट और ये थे क्लोथ्स। क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है। अगर हम गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम गुड वाई से रिसोर्सेज को ट्रांसफर करके कहां ला रहे हैं, गुड एक्स की तरफ। बट मैं ये लिख रहा हूं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। भाई जो रिसोर्स वीट के लिए बना है वही सेम रिसोर्स बेटा क्लोथ के लिए एफिशिएंट नहीं है। या अगर वी आप ज्यादा ही चक्कर कर रहे हो, आप ज्यादा ही नहीं आ रहा, वीट और राइस ले लो। कि भाई जो लैंड वीट के लिए बन रही है जरूरी नहीं है वही एग्जैक्टली किसके लिए अच्छी हो, राइस। आगे लिखते हैं, thus if resources are transferred from good one to the another good, राइट? यहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसकी तरफ, गुड एक्स की तरफ। तो क्या होगा, प्रोडक्शन शायद बढ़े, बट क्या होगा बेटा, कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मैं इसको इधर से ना देखकर एक आपको एक और एग्जांपल दे दूं। मैं पेंट करवा रहा था अपने घर में। अब मुझे काम ज्यादा चाहिए, मेरे पास 3-4 लेबर है, जो 3 लेबर थी जो पेंट में लगी हुई थी, पेंटिंग का वर्क कर रही थी। अब मुझे अपना काम ज्यादा करवाना था, तो ऐसी लेबर जो पेंट नहीं करती थी मैंने उसको भी क्या कर दिया, पेंटिंग में लगा दी। ठीक है, पर वो एफिशिएंट नहीं थे। वो कारपेंटिंग, मतलब मेरे घर कारपेंटर भी लगा था, ऐसे करो पेंटर भी लगा होता, ऐसे समझो। अब मैंने कहा पेंट वर्क जल्दी करवाना था, तो कारपेंटर को कहा यार तुम, वो भी मेरा रिसोर्स है, कि तुम ये मत करो, आज क्या काम लग जाओ पेंट में। काम तो कर देगा वो भी, पेंट तो मैं भी कर दूंगा हाथ से, आप भी कर देंगे। बट क्या होगा, जो एफिशिएंसी कौन दिखा रहे थे, पेंटर दिखा रहे थे पेंटिंग में, क्या कारपेंटर दिखा पाएगा? काम तो कर देगा वो भी, समझ आई? पर मैं ये बता रहा, जो पेंटर एक दिन में काम करेगा वो कारपेंटर ब्रशिंग का कितने में काम करेगा, मे बी 1.5 दिन लगा दे, मे बी 2 दिन लगा दे। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को क्या समझाया जा रहा है कि अगर तुम ट्रांसफर करते हो, क्योंकि हर एक गुड जो है उसकी अपनी क्या है बेटा, रिसोर्सेज है, और उसके लिए उसकी अपने है। और अगर हम ट्रांसफर करते हैं गुड वाई से क्या बेटा, गुड एक्स की तरफ लेके जाते हैं, राइट? तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बट क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज। वो क्यों होगी, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। कोई जो चीज गुड एक्स के लिए बनी है, जो रिसोर्सेज गुड एक्स के लिए बने, जरूरी नहीं है गुड वाई के लिए भी सेम है। और जब हम गुड वाई से रिसोर्सेज ट्रांसफर करके कहां शिफ्ट करेंगे, गुड एक्स की तरफ, तो गुड वाई वाले रिसोर्सेज की एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी जितनी गुड एक्स के रिसोर्सेज।
इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी बट साथ ही साथ क्या भी हो जाएगी, कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन उस रेट से नहीं बढ़ेगी जिस रेट से ये लोग गुड एक्स वाले रिसोर्सेज बढ़ा रहे थे, बट हम हमने ट्रांसफर किए गुड वाई की तरफ, प्रोडक्शन तो वो बढ़ा देंगे बट क्या होगा बेटा, कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर को ज्यादा पड़ेगी। जैसे मैंने थोड़े दिमाग में बिठाओ, जैसे कारपेंटर और पेंटर की बात करी कि भाई मैंने पेंटर लगा रखे थे, मुझे पेंटिंग वर्क जल्दी करवाना था तो उसमें मैंने कारपेंटर को भी पेंटिंग में लगा दिया, रिसोर्स ही था, काम तो हो जाएगा बट जितनी एफिशिएंसी पेंटर दिखा रहे थे उस वर्क में, उस कारपेंटर उतनी स्पीड से वो काम नहीं कर पाएंगे, रादर मुझे कॉस्ट जो है वो क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। क्लियर हो रहा है आपको? इस बात को फिर से सुनो, नहीं हो रहा तो डिस्कस करो। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जो रिसोर्सेज एक्स के लिए बने जरूरी नहीं है वाई बी के लिए भी सेम होंगे, जो वाई के लिए बने जरूरी नहीं है गुड एक्स के लिए भी सेम होंगे, क्योंकि सभी रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। Thus, if the resources are transferred from good y to good x, क्या होगा, कॉस्ट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि जिस एफिशिएंसी से गुड एक्स के रिसोर्सेज काम कर रहे थे, जब गुड वाई वाले रिसोर्सेज गुड एक्स के लिए काम करना शुरू करेंगे, प्रोडक्शन तो बढ़ा देंगे थोड़ी बहुत बट उससे रादर प्रोड्यूसर का क्या होगा, कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज। ये थी मेरी तरफ से assumption। ये अगर आपको समझ आई है तो ठीक, नहीं तो फिर आप डिस्कस करिए। जी बेटा। सर किस बोलिए। गुड की कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ, किस गुड की कॉस्ट जो कॉस्ट है बढ़ेगी? बेटा, जब हम प्रोडक्शन करेंगे गुड एक्स की, तो जो यहाँ पर कॉस्ट का मतलब एमओसी है, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं उधर आ ही नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा टेक्निकल बढ़ा रहे हैं अभी, तो मैं करा ही नहीं रहा। तो कह रहा है कि जो काम कराने की जो कॉस्ट है, भाई जब गुड एक्स बढ़ा तो ऑब्वियसली गुड एक्स को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो क्या लगेगी बेटा, ज्यादा लगेगी। बॉन्ड हमें ज्यादा करनी पड़ेगी जितने हमने रिसोर्सेज वाई से जब हमने ट्रांसफर किए किस तरफ, गुड एक्स की तरफ, कॉस्ट तो एक्स ही में बॉन्ड करेगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर आप इसको किसी और एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो सर एक बारी? कौन सी एग्जांपल लेनी है, बोलो। सर किसी जैसे हम ले सकते हैं फार्मर की यहाँ, उसके थ्रू। हाँ, तो बेटा वही तो ले रहा हूँ, वीट और राइस की ले रहा हूँ। जो रिसोर्सेज, जैसे आप वीट की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, फिर से समझो, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो रिसोर्सेज तो फिक्स है, तो आप क्या कर रहे हो, वीट की प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को कहां से डाइवर्ट कर रहे हो, राइस के रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हो प्रोडक्शन फॉर वीट, ओके सर। राइट। तो यस इससे सर। क्या होगा, यहाँ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बट उतनी एफिशिएंसी से नहीं बढ़ेगी जितनी एफिशिएंसी से पहले बढ़ रही थी, क्योंकि जो रिसोर्स वाई के लिए बना है उसकी एफिशिएंसी वहां वाई में, जो रिसोर्स एक्स के लिए बना है उसकी एफिशिएंसी एक्स के लिए। यही तो लिख रहा हूँ कि रिसोर्सेज जो होते हैं आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, Excuse me, क्योंकि sir. हर एक रिसोर्सेज जो होते हैं स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। हर रिसोर्सेज को आप हर जगह नहीं पुट कर सकते, पुट करके, जैसे मैं पेंटर और कारपेंटर की बात है दोनों लेबर रिसोर्स है, बट अगर दोनों को एक ही काम में लगवा दोगे तो बेटा सही बात है कि कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। समझ आई बच्चे आपको? यस सर। Excuse me, sir. मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा वो यूज स्पेसिफिक होते हैं, कि जिसके लिए बने उसके लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, उसमें वो एफिशिएंसी ज्यादा दिखाते हैं। और जब, जैसे मैं इसमें एग्जांपल और दूंगा, बच्चा कह रहा था मुझे फिर बाद में, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का टीचर, राइट। अब मुझे क्या किया, मेरे स्कूल ने इंग्लिश में भी लगा दिया, पढ़ा तो दूंगा वो कसो, पर जो एफिशिएंसी, बोलो बोलो, जो एफिशिएंसी मैं कहाँ दिखा रहा था, वहां नहीं दिखा पाऊंगा। इकोनॉमिक्स। यही मैं बात बता रहा हूँ, ये एक assumption है, इसको हमें समझना है। जो एफिशिएंसी मैं वहां दिखा रहा था, तो जितना लगन से मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं उस समय बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा, करा दूंगा पर उससे क्या होगा, प्रोडक्शन शायद, मतलब काम चल जाए पर एफिशिएंसी नहीं निकल पाए, और इससे कॉस्ट बढ़ती है ना, क्योंकि रिसोर्स, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा,
राइट, इको का टीचर। ऐसे ही जो वाई के रिसोर्सेज है वाई में अच्छे ट्रांसफर दिखाएंगे, जो पेंटर है वो पेंटिंग में अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा, और जब उसे हम डाइवर्ट करेंगे इसकी तरफ तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। और उससे एमओसी वर्ड कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड है, वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये कहा जाता है। ये आप औरों को, आप एक दो बच्चा और था जो क्वेश्चन करना चाह रहा था, एक्सक्यूज मी सर, पूछ ले। जो हमने वीट और राइट्स वाली एग्जांपल ली है, इसमें हम जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज क्या ले क्या रहे हैं इसमें? ये लैंड ही है बेसिकली, जो लैंड वीट के लिए परफेक्ट है, राइट, और राइस के लिए वेट लैंड चाहिए होती, वीट के लिए इतनी ज्यादा वेट लैंड नहीं चाहिए होती, राइट। जी। आप डाइवर्ट कर रहे हो तो नेचुरली प्रोडक्शन तो हो जाएगी वीट की वहां पर जितनी फर्टिलिटी कहाँ होनी थी, राइस के अंदर होनी थी, उतनी नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ बेटे? यस सर। सर बट अगर एफिशिएंसी हमारी कम हो रही है तो उससे हमें कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है? उससे तो जब कॉस्ट एफिशिएंसी कम होगी बेटा तो कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी ना, कि वो अच्छा था वहां पर जहां वो परफॉर्मेंस दे रहा था, बट गुड एक्स को बढ़ाने के चक्कर में हमने गुड वाई के रिसोर्सेज जब इधर लगाए तो नेचुरली वाई की प्रोडक्शन कम हुई, बट गुड एक्स की उस रेट से नहीं बढ़ी जितना वाई से हमने डाइवर्ट करके गुड एक्स में क्या लाए थे बेटा, रिसोर्सेज लाए। ओके क्लियर हुआ? और किसी का डाउट? एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ बोले अभी। सर जब हम फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में एफिशिएंटली हो रहे हैं। हाँ तब थे, पर जब हमने रिसोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब गुड वाई के रिसोर्स से ट्रांसफर हुए तो ये असम्पशन दी जा रही, तभी वो लास्ट में रखी गई। ठीक है? यस सर। और किसी का, आप लोगों का डाउट? आप लोगों को भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमारे ये पीपीसी बनाते समय, अभी तो पीपीसी पढ़ाया नहीं, आपने भी स्कूलों में पढ़ा है, पर अभी तो इस सबसे पहले असम्पशनों को पल्ले पढ़ना वही सबसे बड़ी बात। और जब वो हो जाता है, यही तो डिस्कशन है, जब ये हो जाएगा फिर आपको पीपीसी आपके हाथ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, अब मैं यहाँ पर एक शेड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। अब उससे पहले आपको समझ आ गया कि भाई हम पीपीसी 2 में ही क्यों पढ़ते हैं। आंसर है, इकोनॉमिस्ट ने असम्पशन ही ये लिखी है कि पीपीसी कितने में पढ़ाया जाएगा, 2 में ही पढ़ाया जाएगा। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आप मेरे से बहस कर सकते हैं सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने रिसोर्स को क्यों और क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि रिसोर्स क्या है, गिवन है। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी मैंने क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो मेरे पास गिवन है, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे, मेरे लिए मजबूरी क्या है कि मुझे यहां से रिसोर्सेज ट्रांसफर करने होंगे किस तरफ, गुड एक्स की तरफ, ताकि मैं गुड एक्स की प्रोडक्शन को क्या कर सकूं, बढ़ा सकूं। बट अगर मैं गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मुझे गुड वाई की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज भी क्या है, फिक्स्ड है, और टेक्नोलॉजी भी क्या है, फिक्स्ड। और यहाँ मुझे ऐसे कॉम्बिनेशंस ड्रॉन करने, ए और बी और सी और डी, ईच कॉम्बिनेशन जो है प्रोड्यूसर को क्या दे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या एफिशिएंट रिजल्ट दे। और पांचवा बड़ा ध्यान रखना है ये कि जब भी हम एक से गुड वाई से रिसोर्सेज जब हम ट्रांसफर करेंगे किस तरफ, गुड एक्स की, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो फिक्स है। अब हमारे पास यही है कि अगर मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, गुड वाई से रिसोर्सेज ट्रांसफर करने पड़ेंगे गुड एक्स। बट रिसोर्सेज जो होते हैं, एक अच्छा वर्ड है, आप आगे लिख सकते हो अपने जैसे, यूज स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, यूज स्पेसिफिक। जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। यूज स्पेसिफिक समझे आप? यूज स्पेसिफिक समझे बच्चे आप? Yes. यूज स्पेसिफिक जिस, जो रिसोर्सेज बेस्टली एक्स में कर सकते हैं वो वाई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब हम उनको यहां से उठाकर, जैसे वाई से उठाकर गुड एक्स में लगाएंगे तो इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बट प्रोड्यूसर को कॉस्ट जो है वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी, उसके खर्चा बढ़ जाएगा भाई। ऑब्वियसली, जो भाई मेरा एग्जांपल कितनी अच्छी दे रहा था आपको, पेंटर और कारपेंटर की, भाई कारपेंटर को पेंटिंग में लगा दिया वो कर देगा आपका काम, बट जो पेंटर ने एक दिन में करना है वो 1.5 दिहाड़ी में करेगा, मतलब 1.5, मतलब आधी दिहाड़ी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको
उस पर ज्यादा बॉर्न करनी पड़ेगी कॉस्ट, इसलिए हमने उस बात को यहाँ लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक? यस यस सर। यस सर। चलो, बहुत अच्छी डिस्कशन से होता है, याद भी हो जाता है और आपको समझ भी आ जाता है। अब मैं हाइपोथेटिकली करना है, यहाँ क्यों किया जा रहा है कुछ नहीं, आपको सिर्फ हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाना है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसे ले रहा हूँ, देखो आप भी लिखो 0 1 2 3 4, मतलब ये यूनिट्स में, ये यूनिट्स में पहली कॉम्बिनेशन ऐसी बनाऊंगा जो ये बता रही है, पहली और लास्ट, पहले सबसे पहले पे फोकस करो, लास्ट मत देखना। पहली ये बता रही है, क्या बता रहा है कि जो मैं अपने रिसोर्सेज जो मेरे पास गिवन है और जो टेक्नोलॉजी मेरे पास गिवन है, वो मैंने सारी की सारी कहाँ पुट की है, वाई में। हैविंग कोई भी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को मैंने एक्स में नहीं लगाया। बट अब मैं चाहता हूं कि गुड एक्स को मैं क्या करूं, बढ़ाऊं इन प्लेस ऑफ क्या बेटा, गुड वाई। तो मैं कर सकता हूं, यस बट क्या होगा, बट क्या होगा, बट क्या होगा कि जब वाई मैं का उनको प्रोडक्शन गुड वाई की बढ़ानी है, सॉरी किसकी, गुड एक्स की बढ़ानी है, तो मुझे गुड वाई की कम करनी, सेक्रीफाइस करनी पड़े। अब मैंने कहा नहीं, और मैंने बढ़ाना, और एक्स को बढ़ाना है, तो बढ़ा रहा हूं। अब यहाँ बच्चे, यहाँ आप सोचते हो कि 13 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ अब हमने एक वर्ड लगाया कि क्या हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो भैया कॉस्ट इंक्रीज करनी, यहां मैं रखूंगा यहाँ 12, क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। अभी उस कॉस्ट कैसे निकालते हैं उस पर आना है मैंने, वो अभी नहीं आया। उस कॉस्ट का नाम MOC है वर्ड, क्या बेटा, उधर अभी मत जाओ। पर अभी देखो, जो मैं कह रहा था, पहले कॉस्ट बॉर्न, पहले तो कॉस्ट बॉर्न ही नहीं करी भाई, क्योंकि सारे रिसोर्सेज मैंने कहा पुट किए थे, गुड वाई में, विद हैविंग नो रिसोर्सेज नो टेक्नोलॉजी विल यूज इन गुड एक्स। पर जब मैंने इरादा बदला कि प्रोडक्शन एक्स की बढ़ानी चाहिए, बढ़ जाएगी, पर कॉस्ट मुझे बॉर्न करनी पड़ी, MOC कहते हैं। अभी मैं उस पर लेके आऊं, फिर जब और प्रोडक्शन बढ़ानी है गुड किसकी बेटा, एक्स की, तो अब यहाँ 30 नहीं आएगा, ये 1 1 1 ही आएगा। भाई कॉस्ट बढ़नी है, या कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ कॉस्ट बेटा 2, MOC है वर्ड, बेसिकली क्या है वो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड है, वो भी मैं निकालता हूँ। यहाँ फिर और कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर और कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं इसी को देके शेड्यूल बनाता हूँ। शेड्यूल याद करने का तरीका देखो, कभी नहीं भूलेगा। 0 15 याद रख लेना, 15 में से 1 माइनस हुए तो कितने हुए, 14 में से 2 माइनस हुए क्या हुआ। मुझे ये भी तो टेक्निक सिखानी, 40-50 शेड्यूल तैयार हो जाने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, याद थोड़ी करने, टेक्निक से सीखने। फिर 12 माइनस 3 करो, कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 4 करो, 5 5 आना है। देखो मेरा गलती कर रहा था, अपने आप ही पकड़ गया। और एक और आएगी, 0 लाना है एक बार, और यहाँ क्या आएगा 5, तो यहाँ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। कभी नहीं बोलेगा ये, कॉस्ट विल बी इंक्रीज। अब ये कॉस्ट बेसिकली MOC है डियर, क्या बेटे, MOC। वो कैसे निकाली मैंने, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। पर आपको वो जो चीज यहाँ शेड्यूल में कही गई है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 15 पहली, और लास्ट आपने ऑप्शन बनानी है कि 0 आ जाए। यहाँ उल्टा, ऑपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑपोजिट ऑफ एफ है, जो ये बता रहा है सारे के सारे रिसोर्सेज आपने कहां पुट किए, एक्स, हैविंग नो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूज इन वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला हुआ 15 0 था, पर जब हमने यहाँ डाइवर्ट किया तो कॉस्ट बॉर्न हुई, और कॉस्ट बॉर्न हुई तो 12 हो गया, और हुई तो क्या हुआ 9 हो गया, और हुई 9 माइनस 4 करो 5, 5 माइनस 5 करो 0। इस तरह से आपको ये याद रहना, कभी बोलना नहीं, अगर आपको कॉस्ट, ये अजम्पशन आपको सही है। अब मेरा बेटे, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये MOC क्या है, सारी खिचड़ी इकट्ठी पकती है PPC के अंदर। तो पहले मुझे बताओ, शेड्यूल थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत दूंगा, पूरा नहीं तो। सर ये ए के Yes. ऊपर क्या लिखा है, हाँ जी, कहाँ पर बेटा, ए के ऊपर ये प्रोडक्शन इसमें पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज।
ठीक है, और कोई बात? एक्सक्यूज मी सर। ठीक, हाँ बोले बेटा। सर हम सर जब आपने बनाएंगे तो गुड वाई हमें 15 ही लेना है टाइम। नहीं नहीं, आप कुछ और भी ले सकते हैं बेटा, कुछ और भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉस्ट की बात हो रही है वो बात हो रही है बेसिकली एमओसी। एमओसी है ये, मैंने एमओसी निकाला जो मैं assumption में कह रहा था कॉस्ट विल बी इंक्रीज। पीपीसी कर्व वो सही होगा आपका आप बता रहे हो, मैंने बच्चे आपका नाम नहीं देख पाया जब आप बोल पा रहे थे। अब याद रखना, आप कह रहे हो, आपने कहा हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, मैं कहा कुछ भी ले सकते हैं, बट आपका टीचर शेड्यूल सही है कि नहीं है? शेड्यूल तो हर बच्चा अपना बनाता है, ये तो आप मेरा बना रहे हो तो रट के चले जाओ ना, ऐसा नहीं होगा। शेड्यूल सही है कि नहीं सही है पता है वो कैसे पता चलता है आपके टीचर को? एमओसी से पता चलता है। कहां से? वो क्या निकालता है? एमओसी निकालता है। और अगर आपका एमओसी उस शेड्यूल के अंदर क्या आता है? इंक्रीजिंग आता है। क्या आता है? कहता है ये शेड्यूल सही है। अगर आपका एमओसी कांस्टेंट आया, क्या आया बेटे? शेड्यूल फॉल्स है। अगर आपका एमओसी डिमिनिशिंग आया, वो भी क्या है? फॉल्स है। वो शेड्यूल पीपीसी का सही माना जाता है। ये एक हॉट सेगमेंट का क्वेश्चन है। कौन से पीपीसी का शेड्यूल सही माना जाएगा? उसके लिए चेकिंग के लिए क्या टीचर यूज करते हैं? एमओसी। और क्या चेक करते हैं उसमें? एमओसी मस्ट भी क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। तो कैसे निकालते हैं मैं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए वेट करें, राइट। और इसलिए तो वो शेड्यूल में लिखा था कि आपका एमओसी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी शेड्यूल में एमओसी निकालते समय अगर आपका एमओसी कांस्टेंट आया, क्या है बेटे? मैं मिटाता हूं इसको, एमओसी कांस्टेंट मैं बना सकता हूं, अब तो समझ से चला। यहां मैं लिख देता हूं 50 40 30 20 10 0। आप तो ताली मारे, बहुत सही शेड्यूल है, पीपीसी का शेड्यूल है। क्योंकि बात तो वही हो रही है, जब मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं तो माय डियर वाई क्या हो रही है? कम हो रही है। बट दिस इज फॉल्स, ये शेड्यूल है ही नहीं है पीपीसी का। वाई? क्योंकि यहाँ एमओसी जब आप निकालोगे कांस्टेंट आएगी 10 10 10 10 10। पर assumption क्या कहती है पीपीसी की? बताओ भाई, बोलो अब। एमओसी The जो cost होता है should क्या always होना be चाहिए? इंक्रीज। तो कोई भी शेड्यूल, जिस ध्यान से आप सुन रहे हो, कोई भी शेड्यूल पीपीसी का नहीं हो सकता। ये दिख तो रहा है, दिख तो रहा है भाई कि ठीक तो बनाया सर आपने। आपने एक्स को बढ़ाया और वाई को क्या किया है? बोलो बेटा, सेक्रीफाइस किया है। नहीं बेटा, ये शेड्यूल पीपीसी का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां जब मैंने एमओसी निकाला वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट। पहले मैं आपको एमओसी पे ले चलता हूँ, एमओसी कैसे निकाला। एमओसी क्या होता? पहले उसकी डेफिनेशन लिखना बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ नहीं लिख पा रहा, आप लिखना। आपके ना नोट्स आगे हुए हैं इंस्टीट्यूट में, पिलर्स में, आप वहां से कलेक्ट कर लें भाई, ठीक है। तो अभी मैं लिखवाता इसलिए हूँ क्योंकि भाई वो अभी नोट्स वगैरह आपने प्रॉपर नहीं है, वैसे मैंने पीडीएफ सेंड की थी आपको, वहां से देखा होगा, बट अभी आप लिखो। एमओसी क्या है? इट इज द रेट, इट इज द रेट at which one commodity is given up। लिख रहे हैं ना बच्चे? एमओसी क्या है? इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज गिवन अप। कौन सी कमोडिटी इस शेड्यूल में बताओ बेटा गिवन अप हो रही है? अरे यार क्या गिवन अप को बोल रहा है? बोलो गुड वाई। गुड वाई। वाई। वेरी गुड, गुड वाई। टू हैव, आगे लिखो क्या लिखा है? इट इज द रेट एट विच one commodity, say good, y is given up to have more of another. It is the rate at which one commodity is given up to have more of another, say क्या बेटा? good edge। उस रेट को कि किस रेट से, मतलब बेसिकली एमओसी क्या है उसको समझो, बड़े अच्छी तरह समझ रहे हो आप, मेरे को दिख रहा है, खासकर ऑनलाइन वाले बहुत अटेंशन से समझ रहे हैं। कहता है कि एमओसी क्या है कि किस रेट से गुड वाई ने, बोलो बेटा, सेक्रीफाइस किया किसके लिए? उस रेट को निकालने का नाम क्या है बेटा? एमओसी। सामने बोलना जरा, क्या बोला मैंने बेटे?
व्हाट इज अपने अपने वर्जन में, इकोनॉमिक्स अपने वर्जन में समझनी है, प्यार हो जाएगा आपको इकोनॉमिक्स से, खासकर माइक्रो। व्हाट इज एमओसी, कि किस रेट से हमने y को डिक्रीज करा ताकि हम x को Right. इंक्रीज कर सकें। इंक्रीज, ठीक है, क्या है बेटा एमओसी के, किस रेट से हमने गुड वाई को सेक्रीफाइस किया टू हैव मोर ऑफ गुड, उस रेट Good को X। निकालने का नाम बेटा क्या है, एमओसी। पूरी क्लास याद कर ले, राइट, ये सुन लेना, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, बाद में भी आराम से सुन लेना जो आप डिस्कशन कर रहे हो, बड़ी अच्छी है। और एमओसी को बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला, पहले चैप्टर में आपको अभी तक जो पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम सब तो बहुत आसान था, यही तो था एक चीज, यहीं से बच्चों को इंटरेस्टिंग आती है इकोनॉमिक्स नहीं में। आगे 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 चले वो देखना, शेड्यूल ही शेड्यूल है, डरा नहीं रहा हूँ, मजेदार इकोनॉमिक्स, मजा आता है इसमें, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला ले बेटा, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन। अब बेटा इसको निकालना चाहिए, पहले इसी को जो हमने ये बनाया था इसी को देखते हैं कैसे निकालते। सभी रेडी है? कैसे, एमओसी का क्या फॉर्मूला बेटे, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। बताओ जी, पहले में किसने लॉस किया किसको, या है ही नहीं भाई, निकाल ही नहीं सकते। तो पहला वाला तो इनिशियल था, तो इससे पहले कुछ था ही नहीं, तो ना तो किसी को लॉस हो रहा था ना किसी को गेन। अब आ जाओ सेकेंड में निकलेगा, 50 से 40 हुआ, तो ये लॉस है ना, कितना लॉस हुआ, 10:2 कर लो, कई कई बुक्स में 10:1 है। और कितना गेन हुआ, 1, कहीं कहीं से हम 10 भी लिखा, 10:1 मीन्स 10। आगे आओ, कितना लॉस हुआ 40 से 30 में, 40 से 30 में 10। कितना गेन हुआ, अरे 1 से 2 ही गया, गेन ही, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, कितना चेंज हुआ, 1 से 2 कितना चेंज हुआ, 1। नेक्स्ट बेटे बोलो, 30 से 20 क्या हुआ, 10, 2 से 3 इनका डिफरेंस निकालना, ठीक है, 1, फिर 10, 1, तो ये सारा क्या आ रहा है, एमओसी कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं कह रहा था, मैं दावा कर रहा था कि शेड्यूल नहीं है, क्योंकि ये अजम्पशन नंबर 5 को फॉलो नहीं करता। करता है क्या बोलो, क्योंकि अजम्पशन में क्या लिखा था, कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज। समझ आया बेटे? पर यहाँ एमओसी क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो ये शेड्यूल पीपीसी का नहीं है। आम आदमी लेमैन तो कह देगा यार ठीक तो है, गुड वाई से उठाकर गुड एक्स पे लगाया, प्रोडक्शन बढ़ रही, पर ये शेड्यूल कभी भी एग्री मत करिएगा। जब भी एग्री करना है कि शेड्यूल कौन सा सही है, आपको क्या निकालना होगा बेटे, फिर एग्री करना। याद रहेगा बेटे, ये बात सीखनी, ये आता है पेपर, ऐसी चीजें आनी है। अंडरस्टैंड इट? असम्पशन जो बना के गए उन्हें हमें अपने दिमाग में बिठानी है। अब हम नहीं डिस्कस, हम 3 क्यों नहीं पढ़ सकते, 3 गुड्स क्यों, तो भाई फिर मैं पॉजिटिव साइंस नहीं ना पढ़ा रहा आपको, फिर मैं नॉर्मेटिव में बात कर रहा हूँ। हमें पढ़ना, जो हमें इकोनॉमिस्ट ने हमें असम्पशन दिए उन्हीं को एक्सप्लोर करना है, वो आपको पहुंचाना है, उस उनकी असम्पशन को मुझे आप तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी। क्लियर हो बेटे? अच्छा, अब एक और शेड्यूल बनाता हूँ, मुझे बताना वो पीपीसी का शेड्यूल होगा कि नहीं होगा, जरा देखते हैं, आप बताइएगा। लीजिए, ये मैं यही रखता हूँ, यहाँ लीजिए आप, हंड्रेड, 90, 70, 40 और 0। लो जी, बस इतना सही। बताओ ये पीपीसी का शेड्यूल है कि नहीं? ये यस सर। जल्दी मत करना, आराम से देखना। 100, 90, 70, 40, 0, 1, 2, 3, 4 बोलो बेटा, वेट कर रहा हूँ। यस नो सर। नो, यस, दो तरह की आवाजें आ रही हैं। आपने कुछ नहीं करना है, एमओसी निकालना है। नो सर। नो गलत है, यस सर।
चलो आओ यार चेक Yes, कर लेते sir. हैं एमओसी। एमओसी कैसे निकाला जाता है? डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। पहला तो डैश आ गया भाई, पहले वाले लेवल पे आप कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो इनिशियल स्टेज है। हाँ, दूसरे पे आप कितना लॉस बॉर्न किया भाई ने, 10. कितना गेन हुआ 1, One. तो 10। ठीक है, तो ये है कि रिसोर्सेज 10 डाइवर्ट हुए पर प्रोडक्शन सिर्फ 1 यूनिट हुई। आपको समझ आ रहा है? ये आप मतलब रिसोर्सेज 10 हमने यहाँ से भेजे थे यहाँ एक्स की तरफ, पर प्रोडक्शन वाई की सिर्फ वो एक ही बढ़ा, ये है। ठीक है, Yes. हाँ धीरे धीरे समझ आती है बात। ये रिसोर्सेज कितने डाइवर्ट किए? 20, 20. बट प्रोडक्शन सिर्फ एक ही, दैट इज 20। नेक्स्ट 30:1, दैट इज 30। नेक्स्ट बोलो कितना है? 40. तो आप लोग कह रहे हो नहीं यार ये तो शेड्यूल लग रहा है मुझे एमओसी का, पीपीसी का। क्यों? क्योंकि एमओसी क्या आ रहा है? एमओसी क्या आ रहा है? Increase. ऐसे वर्बली नहीं करना है, हमेशा निकालना है, हमेशा निकाल के देखो। वर्बली करते रहो, 10th में भी वर्बली करते रहो, 11th में भी आके मेरे आगे कर रहे हो, काम खींचूंगा तुम्हारे में। ठीक है भाई, आपको फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई करो ना। कितना टाइम लग रहा है, हाथ थोड़ी घिसता है, राइट? 10, 20, 30, 40 यार, यहाँ तो एमओसी क्या कर रही है? इंक्रीज। हम सेटिस्फाई हैं, ये पीपीसी का कर्व शेड्यूल है, पीपीसी का कर्व है वर्थ है, इसको हम पीपीसी का कर्व बना, मतलब इसकी वजह से पीपीसी बनेगी जो हमें इकोनॉमिक्स में दी। क्लियर हुआ बच्चे? तो अगर किसी शेड्यूल में एमओसी अगर कांस्टेंट आता है, किसी शेड्यूल में अगर एमओसी क्या आता है? डिमिनिशिंग आता है। क्या आता है? डिमिनिशिंग। वो भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। डिमिनिशिंग क्या होता है? या मतलब यहाँ क्या है बेटा, 10 है तो आए आपका 8, 6, 4। मैं निकाल के दिखा दूंगा, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ 10 माइनस करूंगा, वो तो मुझे आता है काम। 90 में से 1 माइनस हो, क्या आएगा ये? 82। 82 में से 6 माइनस करो, कितने होते हैं? 70, 76। और 76 में से 4 माइनस करो तो क्या हुआ? 72. तो मैंने बना दिया आपको। जब आप इसको निकालोगे ये आएगा, ये डिमिनिशिंग आया। एमओसी ना तो डिमिनिशिंग होता है पीपीसी के अंदर, एमओसी ना तो कांस्टेंट होता है। वही शेड्यूल पीपीसी का सही माना जाएगा जो असम्पशन नंबर 5 फॉलो करता है, जहां पर क्या कहा गया है? कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब रिसोर्सेज यहाँ जा रहे हैं तो रिसोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं एक्स की तरफ, पर वो एक्स की प्रोडक्शन उस रेट से नहीं बढ़ा रहे जिस रेट से वाई से रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डाइवर्ट हो रहे हैं। उस चीज को हमें समझना कर पाए, इस बात को समझ पाए बेटा? Yes. Yes, sir. नहीं, इंक्रीजिंग होने मतलब होनी नहीं, जरूरी नहीं, वो जैसा भी हो इंक्रीजिंग होनी। नहीं वो नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं मस्ट बी इंक्रीजिंग। मतलब बच्चा कह रहा है 10, 10 आया फिर 12, 14 आ गया, वो भी गलत। मतलब थ्रू आउट पूरे शेड्यूल में एमओसी मस्ट बी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज, बढ़नी चाहिए हर जगह। 10 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 13 आ जाए, मुझे उससे लेना है। 13 के बाद 17 आ जाए, मतलब एमओसी का क्या होना चाहिए? ग्रेजुअली क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी। वही बात। Excuse me, sir. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे बेटा? 10, 20 कर सकते थे। यहाँ जरूरी नहीं 1, 1 का ही होगा, क्या पता उसमें भी चेंजेस। आपको जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको अलग अलग चीजें होंगी, बट आपको एमओसी को प्रॉपर तरीके से निकालना। 10/2 आ रहा है, 10/1 आ रहा है, या जो भी है उसको निकालना। एनी डाउट बेटे? Yes, sir. सर अगर हमारा एमओसी इंक्रीजिंग शो हो रहा है बार बार, तो उससे हम एक ये आउटपुट निकालेंगे कि कैसे हमारे एक्स और वाई गुड्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इससे हम कोई प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कोई चीज नहीं हम देखें। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे। यस. तो आपको अभी तक जो समझाया वो आपको समझ आया? अभी तक मैं आपके साथ पूरे 1 आवर के बीच में डेफिनेशन नहीं ले पाया किसकी? पीपीसी। अब मैं लूंगा जरा, व्हाट इज पीपीसी। पर उससे पहले मैं शेड्यूल तो बना लूं पीपीसी का जो हम लोग बना रहे थे। एक बार आइएगा, 5 मिनट दीजिएगा मुझे वाइंड अप करने के लिए क्लास को। है उतने टाइम है ही है, क्योंकि अच्छा है कि शुरुआत में ही अगर आप चीजें क्लियर कर लेंगे बाद में दिक्कत नहीं आती, मुझे तो यही पता है। ये आ गया।
यहाँ पर लीजिए जो हमने अपना बनाया था दैट इज 15, फिर 14, 12, 3 के 9, 5 ए बनाया था। और यहाँ आप अगर एमओसी चेक करते हैं वो इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब ये अजम्पशन नंबर फिर फॉलो हो रही है। अब व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी होता क्या है भैया? पीपीसी तो होता है, इट्स अ, मेरे से तो डेफिनेशन निकलती नहीं है जब तक मैं ग्राफ ना बना लूं, क्योंकि पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में बनाना। और लोग पीपीसी की डेफिनेशन पढ़ा जाते हैं, अजम्पशन पीपीसी पढ़ा जाते हैं, उसके बाद अजम्पशन लिखते हैं। अरे अजम्पशन तो पहले दिमाग में बिठानी थी, वो हो गई है। तो अब हम आते हैं आपका कर्व बनाते हैं। बस अब वाइंड अप कर रहा हूँ, पीपीसी की डेफिनेशन आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। अब मैंने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल की हेल्प से सब बच्चे अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाए। डायग्राम कैसे बनाते हैं? आप तो परफेक्ट है उसमें। अब लाइक वो नहीं जैसे एमओसी निकाल रहे थे वर्बली, अरे वर्बली नहीं डायग्राम बनती, डायग्राम हाँ ग्राफ पे, मतलब ग्राफ तो हमें नहीं चाहिए, हमें रजिस्टर पे बनाना। तो बनाइए, यहाँ लिखिए गुड एक्स सॉरी, और यहाँ लिखिए गुड वाई, यहाँ लिखिए 1, यहाँ कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है, 2, 3, 4 और 5। ये आइए। अब आप बच्चे कहीं गलती करते हैं, थोड़ा सा लैग होता है उनका, जैसे 0 आया कहेंगे 5, 9, ऐसे नहीं है बेटा, इक्वली आपको इंटरसेक्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ लिया आपने, चलो मैं 3 के मल्टीपल्स लूंगा, ठीक है। 3 फिर क्या आएगा बेटा? 6, 9, 12 और क्या बेटा? 15। ये नहीं करना बेटा, आप सीधा ऐसे लिख लो 5, जो वो दिए वही उठा के लिखने, गलत होता है वो। राइट, आपको ये नहीं लिखना 5, 9, 12, 14, ऐसे नहीं करना बेटा, आपको इक्वली लेने हैं, इक्वी डिस्टेंस पे रखने हैं। कर दिया। अब आइए पॉइंट निकालिए। पहला पॉइंट क्या है? 0 और 15 है। 0 और 15 ये राजी, ए लिख दो, कॉम्बिनेशन ए। कर रहे हैं ना सब बच्चे? आप लोग भी कर रहे हैं ना? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, शाबाश, सिंसियर होकर करो। ये आ गया पॉइंट ए। फिर आता है पॉइंट बी, क्या है बेटा? 1 और 15। 1 और 15 का मतलब क्या हुआ? 1 ये नहीं, 1 और सॉरी 14 है। 1 और क्या बेटे? 14, वो हो गया ये 14 यहाँ होगा, और ये 1 है। ये लीजिए, ये पॉइंट बी आ गया। ठीक, इसको रहने दीजिए, तो मैंने अपने लिए किया था। फिर 2 और 12, ये लीजिए सी पॉइंट। फिर बोलो बेटे 3 और 9, ये लीजिए। 5 और 4, ये लीजिए, ये आ गया। और 5 और 0 बन गया बेटे। अब इनको जोड़ दो, ए बी सी डी ई, इन सभी को जोड़ो। और इसको स्केल से नहीं जोड़ना है, कर्व है, लाइन नहीं है, मतलब प्रॉपर लाइन थोड़ी है कि हम स्केल से है, इसको कर्व, हाँ रफ हैंड से इसको इन पांचों कॉम्बिनेशन को जोड़ना है। तो जोड़ो बेटा, जब आप जोड़ोगे इस लाइक ये कर्व बनाएगी, ये बनाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं बेसिकली क्या बेटा? पी पी सी। ठीक है, अब मैं लूं डेफिनेशन, अब मैं ले सकता हूँ। मैं 20-22 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं मैंने पहले, अरे हमेशा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई भी माइक्रो कंसेप्ट है, अरे पहले जो अजम्पशंस दी है हमारे इकोनॉमिस्ट ने वो लीजिए, उनसे हम शेड्यूल बनाए, फिर उसके बाद आपके सामने मैं क्या रखूं? क्या रखूं? डेफिनेशन। अब मुझे मुझे पता है तेरे को डेफिनेशन देने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना, तो सुनो, और फिर मुझे एक दो बच्चा सुनाएगा। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कितने गुड्स की बात हो रही है? 2 गुड्स। क्यों आपने मुंह से निकाल दिया 2? क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा था इसे? assumption। तो मेरे को अब टेंशन ही नहीं। तो व्हाट इज पीपीसी? इसकी डेफिनेशन सुन रहे हो आप? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? 2 गुड्स which can be produced by the producer with the help of given resource and the given technology. ठीक है, आई रिपीट अगेन, व्हाट इज पीपीसी? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of 2 goods which the producer can produce with his given resource and given technology. क्या डेफिनेशन में अब आपको कोई परेशानी आई?
गिवन रिसोर्स क्यों? अजम्पशन में लिखा था रिसोर्सेज क्या है, गिवन है। टेक्नोलॉजी जो अजम्पशन में थी, और टू गुड्स की बात भी कहाँ की गई थी, अजम्पशन। Excuse me, sir. Uh, Sir, which the uh, producer can produce के आगे क्या है? with his given resource and given technology। आपको कोई डाउट आएगा तो आपको मैंने पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे चढ़ाई हो, उससे आप देख लें, ठीक है। फॉर द टाइमिंग, जब तक आपने नोट्स वहां से कलेक्ट नहीं किए हैं इंस्टीट्यूट से, ठीक है, आप ले लीजिएगा, मैंने वहां भेजे हुए हैं, प्रिंटर में भेज दिए हैं आज। तो व्हाट इज पीपीसी? आई रिपीट अगेन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कितने गुड्स, टू गुड्स, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है अपने गिवन रिसोर्स की हेल्प से और गिवन टेक्नोलॉजी। पीपीसी ये बताता है हमें कि रिसोर्सेज गिवन है, both goods production can't be increased at the same time। if we want to increase the production of one good, say good X, what we have to do, we have to, but for that we have to, क्या कॉस्ट हमें कम कौन करनी है कि ज्यादा करनी, बोलो। ये आंसर तो आपको देना चाहिए, इतनी आपने मेरे साथ एनर्जी लगाई है क्या, बट उसके लिए हमें एमओसी क्या करना पड़ेगा, द कॉस्ट मस्ट बी, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। जब हम यहां से डाइवर्ट करते हैं, प्रोडक्शन वो बढ़ा देते हैं, बट जो एफिशिएंसी वो यहां दिखा देते, वो एफिशिएंसी वो यहां नहीं दिखा पाते, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज। क्या अब आपको पीपी समझ आया? शुरुआत में क्या हो रहा था, अजम्पशन नहीं समझ आ रही, बट आते 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 मतलब टाइम आते आते आपको, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद 100% आ गया होगा, बट पीपीसी की डेफिनेशन नहीं भूलने वाले। इट्स अ क्या बेटे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स एंड द गिवन। फिर आगे और भी है जो मैंने डेफिनेशन बताई। पीपीसी ये भी बताता कि बोथ गुड्स प्रोडक्शन कांट बी इंक्रीज, एक की प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन क्या होती है, कम हो जाती है, बट उसके लिए कॉस्ट जो है वो क्या करनी पड़ती है, ज्यादा बॉन्ड करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, यूज्ड स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। अगर रिसोर्सेज डाइवर्ट किए जाएंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो वहां पर क्या होती है, फॉल होती है, जिससे कॉस्ट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज। आई होप ये पॉइंट्स और ये टॉपिक जो है अभी सिर्फ कंसेप्ट ही समझा पाया हूँ पीपीसी पे, बट ट्यूसडे पर इसके ऊपर और जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे उस पर हम काम करेंगे। अभी तो आज की क्लास में सिर्फ व्हाट इज पीपीसी वही आप मेरे तक पहुंचा पाया। जाने से पहले कोई डाउट है तो पूछ लें बच्चों। Excuse me, sir. No, sir.